इसका एक्सोस्केलेटन काफी टफ लग रहा है। क्या मेरी डैगर इससे डैमेज भी कर पाएगी? क्लियरली डैगर की रीच स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड से काफी कम थी जो जिनवू पहले यूज कर चुका था। इसलिए अगर उसे गहरा वूंड देना था तो अपने अटैक्स को और स्ट्रांग बनाना जरूरी था। जिनवू ने डैगर को रिवर्स ग्रिप में पकड़ लिया। उसे लगा कि इस तरह ब्लेड पकड़ने से मॉन्स्टर को चोट पहुंचाना ज्यादा आसान होगा। कुरुक। आखिरकार स्पाइडर जिनवू के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी दोनों फ्रंट लेग्स ऊपर उठाई और उन्हें एक एंगल में मोड़ लिया। ये क्या करने वाला है? उसकी क्यूरियोसिटी सिर्फ एक पल के लिए थी। अगले सेकंड जिनवू की आंखें फैल गई। स्लैम। अगर उसने इंस्टिंक्टिवली अपना बॉडी साइड में टिल्ट ना किया होता तो स्पाइडर की लेग्स सीधा उसके सीने को पियर्स कर जाती। स्पाइडर की लेग्स उसके पीछे जमीन में घुस गई, फिर जॉइंट्स फोल्ड होते हुए वापस ऊपर उठ गई। उसकी लेग्स के एंड से पत्थर के टुकड़े गिर पड़े। जिनवू ने पीछे की तरफ एक नजर डाली। स्टोन फ्लोर में काफी बड़ा होल बन चुका था। अगर ये हिट लग जाता तो सिर्फ चेस्ट में हल्का सा दर्द महसूस करके बात खत्म नहीं होती। जिनवू की आंखें और तेज हो गई। अब उसे पहले से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना था। ये आ रहा है। स्विश। स्पाइडर की लेग्स जो पहले बुलेट्स की तरह लग रही थी, अब जिनवू उनकी मूवमेंट क्लियरली देख पा रहा था। लेफ्ट। उसने अपना सर नीचे झुकाया और स्पाइडर की लेफ्ट लेग से बच गया। राइट। उसने अपना बॉडी पीछे की तरफ झुकाया, स्पाइडर की राइट लेग उसके पास से गुजरी और जिनवू ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसने फिर से हेड पर आने वाली लेग से बचकर 2 कदम और आगे बढ़ाए। लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, लेफ्ट। स्लैम, बूम, क्वैंग, कबूम। स्लैम, बूम, क्वैंग, कबूम। स्पाइडर की लेग्स इतनी जोर से जमीन को तोड़ रही थीं कि जिनवू के कान दर्द से सुन पड़ गए। जिनवू एक के बाद एक अटैक डॉज करता हुआ मॉन्स्टर के और पास पहुंचता जा रहा था। उधर यू जिनहो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ये बंदा क्या चीज है? दूर से देखने पर भी अटैक्स इतने भयानक लग रहे थे कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। लेकिन वो बंदा मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने खड़े होकर सब अटैक्स डॉज कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे उसके और पास भी पहुंच रहा था। इतनी एफिशिएंट और शांत मूवमेंट देखकर यू जिनहो की पीठ में ठंडी सी लहर दौड़ गई। और ये ई रैंक है? ये हो ही नहीं सकता। अगर उसकी जगह सेंग जिनवू होता तो वो कब का चीथड़ों में बदल चुका होता। उसमें तो एक भी अटैक डॉज करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जिनवू बिना एक भी गलती किए सब अटैक से बच रहा था। एक ई रैंक जो ऐसा काम कर रहा है जो मैं, एक डी रैंक हंटर, सपने में भी नहीं कर सकता। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ये फेक रजिस्ट्रेंट है। यू जिनहो का चेहरा सख्त हो गया। कुछ हंटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी मैजिक एनर्जी को फ्रीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपना रैंक जानबूझकर कम दिखा सकते हैं। जो हंटर्स अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाकर कम रैंक लेते हैं उन्हें फेक रजिस्ट्रेंट्स कहा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह कि ज्यादातर फेक रजिस्ट्रेंट्स के इरादे काफी गंदे होते हैं। जैसे वो सीरियल किलर जो लो रैंक डंजन्स में जाकर हंटर्स को मारना अपना शौक बना चुका था। डंजन के अंदर जो होता है सिर्फ वही जानते हैं जो वहां होते हैं। इसलिए गेट्स के अंदर क्राइम करना सबसे आसान है। यू जिनहो ने घबराकर थूक निगल लिया। अब उसे स्पाइडर से ज्यादा जिनवू डर लगने लगा था। और मैं यहां आने की जिद क्यों कर रहा था? उसे लगा जैसे अभी रो पड़ेगा। स्विश, स्विश, स्विश। उधर स्पाइडर के अटैक्स बिना रुके बारिश की तरह गिरते जा रहे थे। जिनवू सब अटैक्स डॉज करता रहा और धीरे धीरे उसे अपनी जीत का यकीन होने लगा था। डिस्टेंस कम करते करते अब स्पाइडर का हेड लगभग उसकी रीच में आ चुका था। स्पाइडर का अटैक पैटर्न काफी सिंपल था, इसलिए पास जाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। अभी के लिए इसकी आंखों को टारगेट करता हूं। मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स पर अटैक करना बेसिक रूल होता है और स्पाइडर की आंखें उसकी डिफेंस का सबसे कमजोर हिस्सा लग रही थी। बस जैसे ही मेरी डैगर इसकी आंखों में घुसेगी, उसी समय जिनवू ने महसूस किया कि स्पाइडर के अटैक्स अचानक धीमे हो गए हैं। स्विश, स्विश। क्या मेरी आंखें इसकी स्पीड की आदत में आ गई हैं? बूम, स्लैम। नहीं, ऐसा नहीं था। उसकी आंखें धोखा खा सकती थीं, लेकिन उसकी हियरिंग नहीं। जमीन फटने की आवाज अब थोड़ी देर से आ रही थी। जिनवू को अपनी हियरिंग पर पूरा भरोसा था। इस छोटे से चेंज को वो इग्नोर नहीं कर सकता था। तभी उसके दिमाग में एक भयानक सा अंदेशा चमका। उसने ध्यान से देखा। स्पाइडर के मुंह के आसपास की मसल्स हल्की सी कांप रही थीं। ये अब अपना मुंह क्यों खोल रहा है? जिनवू जंप लगाकर 3 मीटर आगे जाने ही वाला था, लेकिन उसे कुछ गलत होने का एहसास हो गया।
उसने तुरंत अपनी जंप की डायरेक्शन आगे की जगह पीछे कर ली और अगले ही पल स्प्लैश! स्पाइडर के मुंह से गंदी गाढ़ी लिक्विड तेज रफ्तार से निकली। जिनवू जमीन पर रोल करता हुआ संभला और तुरंत पीछे देखा। जहां वो 1 सेकंड पहले खड़ा था वहां से धुआं उठ रहा था और जमीन काली पड़ चुकी थी। सिजल! पत्थर तक पिघल चुके थे। जिनवू ने घबराकर थूक निगल लिया। अगर मैं आगे जंप करता तो अभी सिर्फ जमीन नहीं पिघल रही होती। जैसे ही जिनवू का ध्यान भटका, स्पाइडर ने मौका पकड़ लिया। रसल! जिनवू ने सर उठाया, अब स्पाइडर बिल्कुल उसके सामने था। जिनवू ने जंप लगाई और जायंट स्पाइडर की लेग से बच गया। स्लैम! उसके अटैक्स फिर से शुरू हो चुके थे। डैम इट! इसके बाद भी जिनवू कई बार मॉन्स्टर के हेड के पास पहुंचने में कामयाब हुआ, लेकिन हर बार उसे उस गंदी डाइजेस्टिव लिक्विड से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। अब स्पाइडर के अटैक पैटर्न 2 हो चुके थे, लेग्स और लिक्विड। इस वजह से सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई। शिट! फ्रस्ट्रेशन में जिनवू ने स्पाइडर की लेग्स पर डैगर से अटैक करने का फैसला किया, लेकिन लेग्स भी थिक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड थीं। चाहे वो कितनी बार काटे, एक भी निशान नहीं पड़ा। जिनवू ने अपना लोअर लिप दांत से दबा लिया। ये काम नहीं करेगा। स्पाइडर सिर्फ अपनी 2 फ्रंट लेग से अटैक कर रहा था, जबकि जिनवू को अपना पूरा बॉडी यूज करके डॉज करना पड़ रहा था। ये बिल्कुल साफ था, पहले कौन थकेगा। थकान, टायर्डनेस 57। जैसे उसने सोचा था, उसका टायर्डनेस स्टैट तेजी से बढ़ रहा था। जब ये 70 तक पहुंच जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तुम लोग लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जिनवू ने पहले मुंह खोला। हुआंग डोंगसुक के ग्रुप की सारी नजरें अब जिनवू पर टिक चुकी थीं। वो उनके बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। यूजिन हो चौंक कर पीछे हो गया, लेकिन बाकी हंटर्स का रिएक्शन काफी ठंडा था। उनमें से कुछ तो तंज भरी मुस्कान भी मुस्कुरा रहे थे। जिनवू ने बिल्कुल सूखे, इमोशनलेस आवाज में कहा, तुम सबने अपना फैसला कर लिया है ना? हुआंग डोंगसुक ने यह सुनकर नाक से हंसी छोड़ दी। ये बेवकूफ क्या बोल रहा है? यंगनेम, मुझे इस बच्चे को संभालने दो। छोटी छोटी आंखों वाला एक हंटर आगे बढ़ा और जिनवू के गले के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट लीं। लगता है तुम्हें अभी सिचुएशन समझ नहीं आई है मिस्टर। बात यह है कि हैं? क्या क्या हो रहा है? मैं इसे नीचे क्यों नहीं गिरा पा रहा? उसने अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाकर हेडलॉक ट्राई किया, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया, जिनवू का अपर बॉडी जरा भी नहीं हिला। ये बंदा सिर्फ ई रैंक होना चाहिए था ना? छोटी आंखों वाले हंटर के फोरहेड पर ठंडी पसीने की बूंदें जम गईं। इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? तभी स्लाइस! छोटी आंखों वाले का सर सीधा जमीन पर गिर गया। थट! जूंटे! हुआंग डोंगसुक की आंखें कांप उठीं, जैसे भूकंप आ गया हो। ये क्या था? वो नाइफ कब निकाली? उसके पास आई कहां से? हुआंग डोंगसुक और उसके साथी घबरा कर पीछे हट गए और अपने वेपन्स निकाल लिए। जिनवू के हाथ में पहले से ही पॉइजन फैंग ऑफ कसाका थी। ब्लेड की टिप से खून टपक रहा था। द नंबर ऑफ एनिमीज लेफ्ट टू किल इज 7। द नंबर ऑफ किल्ड एनिमीज इज 1। अब 7 बचे हैं। जिनवू की नज़र बिल्कुल खंडी हो चुकी थी। उसने धीरे से अपना डैगर घुमाया। तुम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था ना कि यहां से जिंदा कौन निकलेगा? हुआंग डोंगसुक के दांत भिज गए। इसे मारो! उसके बोलते ही बाकी हंटर्स एक साथ जिनवू पर टूट पड़े। जिनवू ने अपनी सारी सेंसेस को मैक्सिमम तक ले आया और शांत दिमाग से उनकी मूवमेंट्स पर फोकस करने लगा। उसके लिए जैसे आवाज गायब हो गई थी। टाइम धीमा पड़ गया। एजिलिटी स्टैट के 38 पॉइंट्स अब अपनी असली वैल्यू दिखा रहे थे। तलवार, भाले, तीर सब कुछ उसके पास से गुजरता रहा। या तो वो उन्हें ब्लॉक कर रहा था या एक बाल के फासले से डॉज कर रहा था। हंटर्स की आंखें फैल गईं। ये ई रैंक इतनी तेज कैसे हो सकता है? ये तो दिख ही नहीं रहा। मैं इसे हिट ही नहीं कर पा रहा। उनके सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। स्पीड रिलेटिव चीज होती है। उनकी आंखों में जिनवू बिल्कुल बेकार लेवल का फास्ट लग रहा था, और उधर जिनवू कामली उनके बीच घुसकर एक एक करके उनके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक करता जा रहा था। इफेक्ट पैरालिसिस हैज बीन एक्टिवेटेड। इफेक्ट ब्लीडिंग हैज बीन एक्टिवेटेड। पॉइजन फैंग ऑफ कसाका के स्पेशल इफेक्ट्स लगातार एक्टिवेट हो रहे थे और हंटर्स पूरी तरह से पैनिक में आ गए। मैं अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। वाह, ये मैजिक था। तू साला क्या? ये बंदा असल में है कौन? वाक! चीख पुकार हर तरफ गूंजने लगी। सिर्फ कुछ ही पलों में जिनवू को घेरने वाले 5 हंटर्स जमीन पर गिर चुके थे। टिरिंग! द नंबर ऑफ एनिमीज लेफ्ट टू किल इज 1। द नंबर ऑफ किल्ड एनिमीज इज 7। जिनवू की नजर अब आखिरी बचे हुए आदमी पर गई, हुआंग डोंगसुक।
बड़े दाढ़ी वाले ने अपनी शील्ड नीचे फेंक दी। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ चुका था। उसने जोर से दहाड़ लगाई। वाह! हुआंग डोंगसुक ने जमीन को लात मारी और सीधा जिनवू की तरफ दौड़ पड़ा। थंप 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 थंप। दौड़ते हुए उसका दिमाग तेज चल रहा था। वो एक टैंकर था और सी रैंक में टॉप क्लास माना जाता था। उसका सामना ज्यादा से ज्यादा एक डैमेज डीलर से था। चाहे वो बंदा कितना भी अजाइल हो, रीइंफोर्समेंट स्किल के सामने उसका डैगर कुछ नहीं कर पाएगा। इस छोटी सी डैगर से तू मुझे जान से नहीं मार सकता। टकराव में पिसेगा तो तू ही सॉन्ग जिनवू। दोनों के बीच का फासला पल भर में खत्म हो गया। हुआंग डोंगसुक ने अपनी शोल्डर से टैकल मारा, रीइंफोर्समेंट। पर अगले ही पल उसकी दुनिया घूमने लगी और जब उसे होश आया तो वो डंजन की छत को देख रहा था। स्लैम! उसका दिमाग झटके से हिल गया। जबरदस्त इम्पैक्ट पूरे शरीर में फैल गया। वो उठना चाहता था लेकिन बॉडी ने साथ देना बंद कर दिया। काफी कोशिश के बाद भी जब वो नहीं उठा तो जमीन पर ही ढेर हो गया। उसके मुंह से खून निकला। क्या क्या उसने मुझे फेंक दिया? स्ट्रेंथ के मुकाबले में मैं हार गया, एक ई रैंक के हाथ से। अब वो पूरी तरह से श्योर हो चुका था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। 5 सी रैंक और 3 डी रैंक हंटर्स पल भर में गिर गए। ये ई रैंक हो ही नहीं सकता। जिनवू हुआंग डोंगसुक के पास खड़ा था। दाढ़ी वाला आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। उसका अंजाम साफ था। अगर ये स्पारिंग या मैच होता तो यहीं खत्म हो जाता, लेकिन ये रियलिटी थी। रुको! हुआंग डोंगसुक ने हाथ उठाया। मुझे छोड़ दो, अगर पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। 3 बार। जिनवू की आवाज ठंडी ही रही। तुम थोड़े बेशरम नहीं हो? तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की। पहली बार बॉस रूम का एग्जिट बंद करके, दूसरी बार यूजिन हो को मुझे मारने का ऑर्डर देकर, और तीसरी बार जोंग यू हुआन की मैजिक से। गिव एंड टेक। अंडरग्राउंड टेंपल से जिंदा लौटने के बाद जिनवू ने यह फैसला कर लिया था, जो मिला है वही वापस करूंगा, चाहे वो एहसान हो या दुश्मनी। भीख मांगना काम नहीं आएगा ये समझते ही हुआंग डोंगसुक की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। तू सोचता है तुझे कुछ नहीं होगा? तुझे पता है मेरा छोटा भाई कौन है? क्रैक! उसकी गर्दन टूट गई। क्याक! उसकी आंखें सफेद हो गईं। द नंबर ऑफ एनिमीज लेफ्ट टू किल इज 0। द नंबर ऑफ किल्ड एनिमीज इज 8। इमरजेंसी क्वेस्ट खत्म हो चुकी थी। जिनवू ने गहरी सांस छोड़ी और अपना हाथ हुआंग डोंगसुक के सर से हटा लिया। उसने अपने हाथों को देखा। 8 लोगों से जान मौत की लड़ाई के बाद भी उसके हाथ बिल्कुल स्टेबल थे। क्या ये ठीक है? उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। थंप थंप। दिल शांत था, जैसे वो सिर्फ टहल कर आया हो। शायद सिस्टम ही अकेला बदलाव नहीं था जो उसके अंदर आ चुका था। तभी टिरिंग! यू हैव कंप्लीटेड इमरजेंसी क्वेस्ट, किल ऑल द एनिमीज। कंप्लीशन रिवॉर्ड्स आर नाउ अवेलेबल। वुड यू लाइक टू कंफर्म द रिवॉर्ड्स? जिनवू ने बिना सोचे जवाब दिया, कंफर्म। द फॉलोइंग रिवॉर्ड्स आर अवेलेबल। रिवॉर्ड 1, करंट फिजिकल कंडीशन का फुल रिकवरी। रिवॉर्ड 2, 10 एडिशनल स्टैट पॉइंट्स। रिवॉर्ड 3, स्किल इंटिमिडेशन। यूजिन हो को डिजर्व्ड रिवॉर्ड शब्द कुछ ज्यादा ही समझ आ रहा था। हाँ, बिल्कुल। सच कहें तो मैजिक क्रिस्टल्स को हैंडल करने का ये सबसे सेफ तरीका ही था। अब उन क्रिस्टल्स का कोई मालिक नहीं बचा था। हुआंग डोंगसुक चाहे कितना ही लालची क्यों ना हो, वो उन्हें अपनी कब्र में तो ले नहीं जा सकता था। आखिरकार सिर्फ एक ही इंसान बचता था जिसका उन पर हक बनता था, यूजिन हो, और वो बंदा खुद ही कह रहा था कि वो सारे क्रिस्टल्स देने को तैयार है। जिनवू को जबरदस्ती चीजें लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जो चीज खुद चलकर मेरी जेब में आ रही हो उसे मना करने की भी कोई वजह नहीं है ना। अगर जिनवू मदद ना करता तो यूजिन हो या तो अब तक मर चुका होता या फिर किसी का बंधक बना होता। इस नजरिए से देखा जाए तो डिजर्व्ड रिवॉर्ड वाली बात बिल्कुल गलत नहीं लग रही थी। जिनवू के चेहरे का एक्सप्रेशन हल्का पड़ते ही यूजिन हो को यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही था। जैसे मैंने सोचा था, हुआंग डोंगसुक और उसके गैंग को खत्म करने का रिवॉर्ड ये मैजिक क्रिस्टल्स ही हैं, इसलिए ह्योंगनिम मना नहीं करेंगे। दोनों लोग डिजर्व्ड शब्द को अलग अलग तरीके से समझ रहे थे, लेकिन इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। ठीक है। जैसे ही जिनवू ने हाँ कहा, यूजिन हो का चेहरा तुरंत चमक उठा। वो जिनवू के प्रिंसिपल्स देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड भी हो गया था। लेकिन अगले ही पल जिनवू का चेहरा फिर से बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? जिनवू को अपना असली गोल फिर से याद आ गया। वो बच्चे को डराकर पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि बाद में उसे कोई परेशानी ना हो। मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूं ह्योंगनिम?
आपने मेरी जान बचाई है। तुम वादा तोड़कर किसी को भी बोल सकते हो ना? सच कहें तो अगर यूजिन हो बोल भी देता तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। होंग डोंग सॉक और उसके साथियों को मारना पूरी तरह सेल्फ डिफेंस था। 8 लोग सब के सब आर्म्ड और उन्होंने पहले पावरफुल मैजिक से अटैक भी किया था। हंटर्स के आने के बाद लॉज काफी चेंज हो चुके थे। जिन्वू जानता था कि इतनी जस्टिफिकेशन के साथ वो बिना किसी दिक्कत के बच जाएगा। फिर भी जिन्वू चाहता था कि बात शांति से यहीं खत्म हो जाए और उसके लिए यूजिन हो का कोऑपरेशन जरूरी था। बोलो। जिन्वू की आंखें सवाल कर रही थीं। यूजिन हो ने एक सीरियस और डिग्निफाइड एक्सप्रेशन बना लिया। मैं कभी इतना घटिया काम नहीं करूंगा योंगनिम, खासकर उस इंसान के साथ नहीं जिसने मेरी जान बचाई है। उस पल जिन्वू को याद आया, ये आंखें, बिल्कुल वही डिटर्मिनेशन जो यूजिन हो के चेहरे पर तब था जब उसने होंग डोंग सॉक का एकॉम्प्लिश बनने से मना कर दिया था। ये लड़का सीरियसली बोल रहा है। गिव एंड टेक। जब उसकी जान दांव पर थी, यूजिन हो ने जिन्वू का साथ चुना था। 8 हंटर्स के सामने खड़े होने का फैसला किया था। इसी वजह से जिन्वू ने सोचा, चलो एक बार भरोसा करके देखते हैं। हाँ, पूरा भरोसा नहीं, पहले थोड़ा डर जरूर चाहिए था। जिन्वू ने होंग डोंग सॉक की पड़ी हुई शील उठाई। होंग डोंग सॉक के स्नीक अटैक की वजह से अभी भी सिर में दर्द है। उसने शील्ड को इधर उधर घुमारा और फिर पूरी ताकत से केव की दीवार की तरफ फेंक दिया। कबूम! शील्ड का आधा हिस्सा सीधा दीवार के अंदर घुस गया। यूजिन हो के माथे से ठंडी पसीना टपकने लगी। मुझे उम्मीद है मेरा डोंगसेंग मुझे निराश नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं होंगनिम। तभी रंबली डंजन इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से कांपने लगा। टाइम खत्म होने वाला था। जिन्वू का यूजिन हो को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इतना काफी था। सारे मैजिक क्रिस्टल्स जमा करो, हम निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योंगनिम। यूजिन हो ने खड़े होकर 90 डिग्री झुककर बो किया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। जब यूजिन हो क्रिस्टल्स भर रहा था, तब जिन्वू ने होंग डोंग सॉक की पॉकेट्स चेक करनी शुरू कर दी। मेरा हिस्सा भी तो मिलना चाहिए। आज के काम के लिए उसे 2 मिलियन वॉन मिलने थे। वॉलेट के अंदर 50,000 वॉन के नोट भरे पड़े थे। गिनने पर 45 निकले, मतलब थोड़े से ज्यादा 2 मिलियन वॉन। पेमेंट के लिए शुक्रिया, ये कहकर जिन्वू बॉस रूम से पहले ही निकल गया। यूजिन हो लगभग क्रिस्टल्स पैक कर चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि जिन्वू गायब हो चुका है तो घबराकर उसे ढूंढने लगा। योंगनिम, उसे सिर्फ ठंडे पड़ते हुए लाशें ही दिखीं। हिक! डर के मारे यूजिन हो जल्दी जल्दी जिन्वू के पीछे भागा। एसोसिएशन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एजेंट गेट के लोकेशन पर जल्दी पहुंच गया। रेड में कैजुअल्टीज होने पर प्रोसेस सिंपल था। बचे हुए हंटर्स रिपोर्ट करते और इन्वेस्टिगेटर्स अपना काम संभाल लेते। आज की इन्वेस्टिगेटर एक सख्त चेहरे वाली आंटी थी। तुम दोनों के नाम क्या हैं? संग जिन्वू। मेरा नाम यूजिन हो है मैम। हंटर्स का डंजन में मरना रोज का मामला था, इसलिए ये प्रोसेस अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी थी। लेकिन सारे सी रैंक हंटर्स मर गए, फिर एक डी रैंक और एक ई रैंक कैसे बिना चोट के बच गए? इन्वेस्टिगेटर ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए दोनों को घूरा। फिर अचानक, ओ माय गॉड, क्या ये माया कंपनी की कैलियन लॉन्गस्वॉर्ड है? और ये रॉयल सीरीज शील्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन ग्रीडोस की। यूजिन हो तुरंत खुश हो गया। मैम, आप वेपन्स के बारे में काफी जानती हैं। अयो, ऐसा कुछ नहीं, बस कैटलॉन्स देखने की आदत है। कैलियन लॉन्गस्वॉर्ड की कीमत लगभग 700 मिलियन वॉन की थी और शील्ड की लगभग 500 मिलियन वॉन की। इतने महंगे वेपन्स देखकर सवालों का जवाब अपने आप मिल गया था। चैप्टर 24। सी रैंक गेट वाले इंसिडेंट को 3 दिन बीत चुके थे। आज सैटरडे था, इसलिए जिना स्कूल से थोड़ी जल्दी घर आ गई। जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर आई, हवा में खुशबू महसूस करके उसने नाक सिकोड़ी और जल्दी से अपने शूज उतार दिए। अप्पा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपने फ्राइड चिकन ऑर्डर की है? हाँ, मैंने सोचा था तुम्हारे आने के टाइम तक आ जाए। वाह, सच में? जना की आंखें और भी बड़ी हो गईं और वो भागकर उसके पास आ गई। हे, क्या बात है, आप तो पूरे कंजूस हो, फिर अचानक से चिकन? क्या कुछ अच्छा हुआ है? अरे पहले अपना बैग तो नीचे रख दो, इतनी जल्दी क्या है? लड़कियों के इतनी उतावली क्यों? कोई बात नहीं, बैग ज्यादा भारी भी नहीं है। कुछ दिन पहले यही लड़की बैग भारी होने और छतरी उठाने को लेकर शिकायत कर रही थी। जिन्होंने मनी मन किया, लेकिन अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाया। क्या कुछ अच्छा हुआ है पूछ रही थी ना? हाँ, हुआ है। आज सुबह फैमिली के बैंक अकाउंट का बैलेंस 8 लाख वॉन से सीधा 18 करोड़ 3 लाख वॉन हो गया था। 18 करोड़ वॉन मैजिक क्रिस्टल्स बेचकर आए थे और बाकी 5 लाख वॉन महीने के रेंट में चले गए थे। फिर भी 180 मिलियन, सिर्फ एक रेड में इतनी ज्यादा कमाई। इस पल जिन्वू को पहली बार लगा कि वो सच में एक हंटर बन गया है।
हंटर्स का मतलब ही पैसा था इस जमाने में। मैजिक क्रिस्टल एक्सचेंज पर जो एम्प्लॉय का रिएक्शन था वो अभी भी जिन्वो के दिमाग में फ्रेश था। क्या आपने इतने सारे मॉन्स्टर्स शिकार किए थे? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। OMG, कितना अमेजिंग! 49 सी रैंक मैजिक क्रिस्टल्स। शुरू में टोटल वैल्यू 300 मिलियन वॉन से ज्यादा एस्टिमेट हुई थी, लेकिन टैक्स 40% टैक्स। हाँ, इंडिविजुअल सेलर के लिए 40%, गिल्ड के लिए सिर्फ 10%। गिल्ड को इतनी छूट क्यों? गिल्ड्स को गवर्नमेंट और एसोसिएशन के कहने पर बिना सवाल मोबिलाइज होना पड़ता है। जिन्वो को याद आया ड्यूल डंजन इंसिडेंट के टाइम मॉनिटरिंग डिवीजन और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग आए थे। स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ स्पेशल जिम्मेदारी भी होती थी। टैक्स की वजह से जिन्वो ने थोड़ा सोचा, क्या मुझे क्रिस्टल्स रख लेने चाहिए जब तक मैं गिल्ड ज्वाइन न कर लूं? लेकिन उसने तुरंत फैसला कर लिया, बाद में A या B रैंक गेट से आने वाले क्रिस्टल्स का वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा होगा, और अभी उसे पैसा चाहिए था। बस टैक्स कम करने के लिए किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करना भी तो ठीक नहीं। चलो बेच देता हूं। इसी तरह उसके हाथ में 180 मिलियन वॉन आए। चिकन और बियर का ये मील इसी खुशी में था। मील के लिए शुक्रिया। जिन्हा ने चुपके से बियर कैन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जिन्वो ने तुरंत उसके फोरहेड पर उंगली से टपली मारी। आउच! तुम्हारे लिए ये। उसने उसके सामने कोला का कैन रख दिया। हिंग, मैं मजाक कर रही थी। जिन्वो ने बियर का कैन खोला और एक ही सांस में आधा पी गया। तभी टिरिंग! जिन्वो थोड़ा चौंक गया। अभी सिस्टम मैसेज क्यों? हार्मफुल सब्सटेंसेस डिटेक्टेड, बफ डिटॉक्स एक्टिवेटेड, 3, 2, 1, डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट। अल्कोहल को हार्मफुल सब्सटेंस बोल रहा है। उसने पूरा बियर खत्म करके दूसरा कैन खोला। गल्प गल्प, वही मैसेज फिर आ गया। 2 बियर के बाद भी उसे बिल्कुल नशा महसूस नहीं हुआ। ये बफ सच में काम कर रहा है, पर यह आया कहां से? जिन्वो ने सोचा, उसने आज तक किसी बफ टाइप हंटर को नहीं देखा था, और अगर कोई चुपके से बफ लगाता भी तो सिस्टम नोटिफाई करता। मतलब या तो बफ तब मिला जब वो बेहोश था, या सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले। उसका झुकाव दूसरे ऑप्शन की तरफ था। ओप्पा, आप ठीक हो ना? पेट खराब हो गया? नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। तुम खा लो, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूं। वो अपने रूम में चला गया और अपनी यादों को खंगालने लगा। हर क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है, पेनल्टी क्वेस्ट का भी। पर एक क्वेस्ट जिसे उसने कभी चेक ही नहीं किया, मेल बॉक्स। नीचे बिल्कुल लास्ट में, कंग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ प्लेयर, कंफर्म, दिस सिस्टम विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लेयर, फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट इन पेनल्टीज, रिवॉर्ड्स डिलीवर्ड। जैसे उसने सोचा था। सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द पावरलेस कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स अवेलेबल, कंफर्म, यस। रिवॉर्ड, ब्लेसिंग ऑफ द ग्रैंड सॉर्सरर कांदियारू, वन टाइम इफेक्ट, विल टू रिकवर, कंटिन्यूस इफेक्ट, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। सारी बातें अब क्लियर हो गई। उसकी कटी हुई टांग, नशा न होना, सब इसी वजह से। पॉइजन से भी इम्यून। जिन्वो की आंखें फैल गईं। उसने इन्वेंट्री से एक आइटम निकाला। आइटम, पॉइजन सैक ऑफ कसाका। अगर ये सच था तो। यूजिन हो का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अभी ही ह्योंगनिम, बाकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। जिन्वो ने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे यूजिन हो पसंद नहीं था। थोड़ा अजीब था वो, हाँ, लेकिन उसका बिहेवियर हमेशा पोलाइट रहा था, और वो वादा निभाने वाला टाइप लगता था। मीडिया में दिखने वाले आम चायबोल के बिगड़े हुए बच्चों जैसा वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिन्वू को किसी अमीर घर के बेटे का हंटर फेस का प्लेमेट बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। जिन्वू उठकर जाने ही वाला था कि यूजिन हो घबराकर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। ह्युंगनिम, सिर्फ 20 रेट्स के लिए। नहीं, रुकिए, अगले 19 रेट्स के लिए मेरे साथ पार्टनर बन जाइए। किस लिए? डंजन्स क्लियर करने के लिए। हाँ, मैं प्रॉपर कॉम्पेंसेशन दूंगा। यूजिन हो की आवाज में डिस्परेशन साफ झलक रहा था। जिन्वू ने थोड़ा सा सर टेढ़ा किया। लोग हंटर 2 वजह से बनते हैं, पैसा या ड्यूटी। लेकिन यूजिन हो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता था। जिन्वू को पहले लगता था कि वो इसे एक टाइप का डेंजरस एक्सट्रीम स्पोर्ट समझ रहा है। सच ये था कि पिछली बार के इंसिडेंट के बाद भी जब उसने अपनी खुद की प्राइवेट रेड टीम बनाने की बात की तो जिन्वू थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ था। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब यूजिन हो का चेहरा ज्यादा ही सीरियस लग रहा था। शायद कोई और वजह है। 19 रेड्स। जिन्वू का दिमाग तेज चलने लगा। अगर लास्ट वाली उसकी पहली रेड थी और उसके बाद 19 और रेड्स, उसकी आंखें फैल गईं। तुम कहीं गिल्ड मास्टर लाइसेंस लेने का सोच रहे हो? बिल्कुल सही ह्योंगनिम। अच्छा हुआ कॉफी ऑर्डर नहीं की थी,
वरना ये सुनकर जिनवू मुंह से सब उड़ा देता। तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो? बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ह्योंगनिम। यूजिन हो का चेहरा लाल हो गया। प्लीज मेरी बात सुनिए। जिनवी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बैठ गया। ठीक है, सुनाता हूं। यूजिन हो भी जल्दी से बैठ गया। जैसे आपने गेस किया, मैं गिल्ड मास्टर लाइसेंस चाहता हूं। लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट सिंपल थी, कम से कम 20 रेड्स। उसके बाद एक रिटन टेस्ट और लाइसेंस मिल जाता। लेकिन कोई भी किसी बेकार हंटर की गिल्ड ज्वाइन नहीं करता, और अगर मिनिमम मेंबर्स मेंटेन नहीं हुए तो गिल्ड डिसबैंड हो जाती है। बात पब्लिक नहीं है, लेकिन मेरे फादर अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहते हैं। यूजिन कंस्ट्रक्शन की गिल्ड? हाँ, यूजिन कंस्ट्रक्शन साउथ कोरिया की टॉप कंपनीज में से एक थी। कंस्ट्रक्शन के अलावा उन्होंने हंटर रिलेटेड बिजनेसेस में भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाया था, और अब वो अपनी गिल्ड बनाना चाहते हैं। यूजिन हो बोलता रहा। स्ट्रांग हंटर स्काउट करना, एक बड़ी गिल्ड बनाना और सारे हंटर बिजनेस उसके अंडर लाना। तो आप सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही ह्योंगनिम। पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्रॉब्लम था कौन गिल्ड चलाएगा। मेरे फादर एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं और मेरे बड़े भाई को वाइस मास्टर। जिनवू तुरंत समझ गया। गिल्ड मास्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हायर्ड मास्टर पूरी गिल्ड टेक ओवर कर सकता है। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है अपना ही कोई, जैसे बेटा यूजिन हो। लेकिन मेरे बड़े भाई का बिजनेस एक्सपीरियंस मुझसे काफी ज्यादा है। 31 ईयर्स की एज में ही वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसके मुकाबले यूजिन हो सिर्फ 22 ईयर्स का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, चाहे वो डी रैंक हंटर ही क्यों ना हो। इसलिए आप चाहते हैं कि लाइसेंस लेकर फादर को कन्विंस कर सके। बिल्कुल। अब जिनवू समझ गया था। अगर यूजिन हो ने हाई रैंक हंटर्स हायर करके लाइसेंस लिया तो वो सिर्फ पैसे का खेल होता, लेकिन अगर उसने लो रैंक हंटर्स के साथ 20 रेट्स क्लियर की तो बात अलग होती। लीडर होने का प्रूफ। और इसी वजह से यूजिन हो उसे इतनी डेस्परेटली अप्रोच कर रहा था। ये वो जमाना था जहां किसी देश की ताकत का अंदाजा वहां के हाई रैंक हंटर्स की गिनती से लगाया जाता था। इसी वजह से एस रैंक हंटर्स को मिलने वाली फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट इंसान की सोच से भी परे होती थीं। इस सब को ध्यान में रखते हुए जिनवू के लिए यहां सबसे पहली प्रायोरिटी पैसा नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ थी। और ग्रोथ के लिए अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, अकेले रहने से अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स भी कम हो जाते। अगर वो दूसरों के साथ हंट करता तो मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कम हो सकते थे। ऊपर से इतनी सारी नजरों के बीच अपनी पूरी ताकत दिखाना भी मुश्किल हो जाता। और सबसे बड़ी बात, आगे चलकर किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए उसे पहले यू जिन हो को धमकाना पड़ा था। वो काम जिनवू शुरू से ही नहीं करना चाहता था। उसके बाद उसे अपना स्केड्यूल भी असॉल्ट टीम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता। इसका मतलब था कि उसकी ग्रोथ एफिशिएंसी हर हाल में कम हो जाती। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है। इसलिए चाहे थोड़ा अफसोस हो, जिनवू ने इस ऑफर को मना करने का फैसला किया। बस जब वो ऐसा सोच ही रहा था, रुको जरा, अचानक उसके दिमाग में एक काफी अच्छा आइडिया आ गया। ऐसा तरीका जिसमें पैसा और ग्रोथ दोनों एक ही साथ मिल जाए। अगर ऐसा किया जाए तो? जब जिनवू ने अपना सर उठाया, उसकी नजर यू जिन हो के नर्वस चेहरे पर पड़ी। जिनवू ने धीरे से बोलना शुरू किया, मेरी एक शर्त है। यू जिन हो का चेहरा तुरंत चमक उठा। जो भी हो, प्लीज बताइए हंगनिम। जिनवू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बस मुझे ये सोचना है कि क्या तुम ये सुनने के बाद भी मुस्कुरा पाओगे? यू जिन हो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी जोर से सर हिला दिया। हाँ, जिनवू ने शांत आवाज में कहा, तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों ही डंजन्स में जाएंगे। पार्डन? यू जिन हो शौक में चीख पड़ा। हंगनिम, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप और मैं, हम दोनों मिलकर सी रैंक गेट्स क्लियर करेंगे? सिर्फ हम दोनों? जिनवू ने सीधा जवाब दिया। हाँ, तुम गलत नहीं समझ रहे। ये सुनते ही यू जिन हो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके लिए ये बात ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रही थी। सी रैंक गेट, सिर्फ 2 लोग। उसके हाथ हल्की सी कांपने लगे। ये बात सिर्फ डेयरिंग नहीं, ये तो सीधा खुदकुशी जैसी लग रही थी। पर जिनवू का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसने कोई बहुत सिंपल सी बात कह दी हो। यूजिन हो को उस पल एहसास हुआ, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, और शायद इसी वजह से वो उस पर भरोसा भी कर पा रहा था। चैप्टर 27। ह्योंगनिम, क्या आप सीरियस हैं? यू जिन हो की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसका दिमाग अभी तक उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था जो जिनवू ने अभी अभी कही थी।
सिर्फ हम दोनों? सी रैंक गेट? जिनवू ने कोई जवाब देने के बजाय चुपचाप उसे देखा। वो नजर बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधी। यूजिन्हो ने अनजाने में थूक निगल लिया। इस नजर में मजाक बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप सच में कह रहे हैं, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर दोनों साथ साथ आ गए, तब तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सी रैंक गेट को क्लियर करने के लिए नॉर्मली कम से कम एक प्रॉपर रेड टीम चाहिए होती है। टैंकर, डैमेज डीलर्स, सपोर्ट, सबका रोल होता है। सिर्फ 2 लोग, और वो भी 2, एक डी रैंक और एक ई रैंक। लोग सुनते ही हंस देते। तुम डर रहे हो? जिनवू की आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। यूजिन्हो ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, डर लग रहा है। उसने सच बोल दिया। मैं ब्रेव बनने का ड्रामा नहीं करूंगा। मुझे सच में डर लग रहा है। इस बार जिनवू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा है, जो डर को पहचान लेता है वही जिंदा रहता है। यूजिन्हो चुप हो गया। ये बात अजीब तरीके से उसके दिल में बैठ गई। जिनवू ने आगे कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम मना करना चाहते हो तो अभी भी मौका है। यूजिन्हो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिमाग में अपने फादर, अपने बड़े भाई और अपनी पोजीशन घूम रही थी। हमेशा दूसरों के पीछे चलना, हमेशा कंपैरिजन, हमेशा सेकंड। अगर वो यहां पीछे हट गया तो वो जिंदगी भर पीछे ही रह जाएगा। उसने गहरी सांस ली और फिर जिनवू की तरफ देखा। ह्यूंगनिम, अगर मैं आप पर भरोसा करूं, मैं आप पर पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं ना? जिनवू ने सीधा जवाब दिया। हां। 1 सेकंड के लिए भी हेजिटेशन नहीं। ये छोटा सा जवाब यूजिन्हो के लिए काफी था। उसने जोर से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। जिनवू ने उठकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर सौदा पक्का। यूजिन्हो ने उसका हाथ पकड़ ली। इस पल दोनों के बीच एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। न कोई लिखित अग्रीमेंट, न कोई गवाह, सिर्फ भरोसा। कल से, जिनवू ने कहा, कल से हम सिर्फ 2 लोगों की रेड टीम है। यूजिन्हो ने हंसी छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फिर भी निकल गई। सच में मैं जिंदा रहूंगा ना? जिनवू ने उसे एक बार फिर देखा। जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे। ये कहकर जिनवू मुड़ गया। यूजिन्हो वहीं खड़ा रह गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर भी था, पर उस डर के नीचे एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी था। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी का रुख अब बदलने वाला है। इस सिचुएशन को पलटने के लिए जिनवू ने अपनी इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट कर दी। स्किल इंटिमिडेशन हैज बीन एक्टिवेटेड। टारगेट की हाई रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट कैंसिल हो गया। जिनवू की आंखें फैल गईं। काम नहीं किया? उसी पल सर्बरिस की लंबी पूंछ कोड़े की तरह हवा में घूमती हुई आई। फुश! जिनवू ने रिफ्लेक्स में अपना सर नीचे झुका लिया और पूंछ से बच गया, लेकिन इसी वजह से उसके पैर 1 सेकंड के लिए रुक गए। और सर्बरिस ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसके एक सर ने पूरी ताकत से जिनवू के लेफ्ट शोल्डर को काट लिया। वाक! जिनवू ने अपनी सारी ताकत जोड़कर डैगर को बाइटिंग हेड के बीच घुसा दिया। स्टैब! इफेक्ट पैरालिसिस हैज बीन एक्टिवेटेड। इफेक्ट ब्लीडिंग हैज बीन एक्टिवेटेड। विम्पर! सर्बरिस चीखा और उससे छोड़ दिया। खुशी की बात यह थी कि बाकी सरों को अटैक में शामिल होने का मौका मिलने से पहले ही जिनवू निकल आया, लेकिन उसका लेफ्ट शोल्डर बुरी तरह फट चुका था। कितनी खौफनाक बाइटिंग पावर है। उसने अपना लेफ्ट आर्म हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। जिनवू का चेहरा बिगड़ गया। उसने सर्बरिस को घायल तो कर दिया था, लेकिन इंजरीज कंपेयर की जाए तो उसका नुकसान ज्यादा था। अगर पैरालिसिस या ब्लीडिंग में से कोई एक भी काम कर जाता तो? जिनवू ने सर्बरिस को घूर कर देखा और जीभ से ट्स की आवाज निकाली। तभी कुछ और हुआ। हाँ, सर्बरिस की आंखें अचानक क्रिम्सन रंग में बदलने लगी। ग्राउल! बिना वजह ही जिनवू को महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या है ये? हेल्स गेट कीपर सर्बरिस इज यूजिंग स्किल रेज। रेज स्टेट अगले 3 मिनट तक रहेगा। All Cerberus stats will be increased by 100%. Cerberus will no longer feel pain. क्या बकवास बोल रहा है ये? मॉन्स्टर ने स्किल यूज की? अगले ही पल सर्बरिस जमीन से उछल पड़ा। फक!
जिनवू रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि सर्बरिस सीधा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने जल्दी से डैगर घुमाया, लेकिन वो सिर्फ एक सर के साइड को छू पाया और अगले ही पल तीनों सर एक साथ जिनवू पर टूट पड़े। क्वाजीक, वह हक। जिनवू ने दांत भींच लिए। उसकी गर्दन, कमर और थाय तीनों जगह काट ली गईं। सर्बरिस पूरी रफ्तार से दौड़ा और जिनवू को कैसल के गेट पर दे मारा। स्लैम। जिनवू का एचपी पल भर में बॉटम तक पहुंच गया। एचपी 30% से नीचे गिर गया। स्किल टेनासिटी एक्टिवेटेड। रिसीव्ड डैमेज 50% रिड्यूस हो गया। डैमेज रिडक्शन और टेनासिटी पैसिव की वजह से वो एक ही हिट में मरने से बच गया। जिनवू की भौएं गुस्से में तन गईं। अब ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रह गई थी, ये जिद की लड़ाई बन चुकी थी। जब से उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिनवू घर का जिम्मा संभाल रहा था। इस वजह से वो ग्रोसरी शॉपिंग जैसे हाउस होल्ड कामों का आदत डाल चुका था। आज कुछ खास आंखों में पड़ ही नहीं रहा। वो डिस्प्लेड सब्जियों को घूरते हुए सोच रहा था कि डिनर में क्या बनाना चाहिए। तभी पीछे से एक फ्रेंडली सी आवाज आई। माफ कीजिए यंग मैन, लगता है आप काफी ठीक हो गए हैं। जिनवू ने पलट कर देखा। कौन है? उसके हाई परसेप्शन स्टार्ट की वजह से उसे पहले ही महसूस हो गया था कि पास में कोई हंटर है, लेकिन ये एक सुपरमार्केट था जहां रोज लोग आते जाते रहते हैं और हंटर्स भी ग्रोसरी लेने आते हैं, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हंटर उससे बात करेगा, और वो भी सोंग अजीसी। जिनवू का चेहरा तुरंत चमक उठा। सोंग चियोल, जिन्हें जिनवू जानता था, उसे आधा विश्वास और आधा खुशी के एक्सप्रेशन से देख रहे थे। मैंने सुना था तुम ठीक हो गए हो, लेकिन ऐसे सामने मिल जाओगे ये सोचा नहीं था। उनके चेहरे पर गहरी तसल्ली और इमोशन साफ दिख रहा था। जिनवू थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया और अपनी कनपट्टी स्क्रैच करने लगा। सोंग चियोल बोलते रहे, मुझे हॉस्पिटल आकर मिलना चाहिए था, लेकिन एसोसिएशन के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मुझे तुम्हारे बारे में कोई पक्की खबर नहीं मिल रही थी। तुम जानते हो, मिस जूही भी तुम्हारी खबर का इंतजार कर रही है। जूही? सच में? हाँ, उसने हंटर बनना छोड़ देने की बात की थी, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते के रेड लोकेशन पर तुम्हें ढूंढने चली गई थी। पिछले हफ्ते? सोंग चियोल की बात सुनकर जिनवू को समझ आ गया। बिल्कुल उसी दिन एसोसिएशन ने रेड ऑर्गेनाइज की थी जिस दिन वो ह्वांग डोंग सियोक की टीम के साथ डंजन में घुसा था। इसलिए एसोसिएशन की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी। कॉल आई थी, लेकिन उसने मिस कर दी थी। एक छोटा सा राज ऐसे ही सुलझ गया। सोंग चियोल ने जिनवू को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम पहले इतने लंबे थे? उनकी नजर नेचुरली नीचे की तरफ गई और अगले ही पल तुम्हारी टांग? उनकी आंखें शॉक से फैल गईं। जिनवू ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब मुझे होश आया मेरी टांग बिल्कुल ठीक थी। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। सोंग चियोल ने सर हिला दिया। पिछले 10 सालों में जब से गेट्स पहली बार दुनिया में आए थे, कई ऐसी चीजें होती आ रही थीं जो लॉजिक से परे थीं। हंटर्स का अवेकन होना भी उन्हीं में से एक था। एस रैंक हीलर के बारे में कहा जाता था कि वो जिंदा इंसान को टुकड़ों से जोड़कर भी ठीक कर सकता है। अगर किसी हाई रैंक हीलर ने जिनवू को बेहोशी में हील किया होता तो टांग का वापस जुड़ना कोई चमत्कार नहीं था। एक जवान लड़के को जिंदगी भर के लिए अपाहिज देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ, सच में अच्छा हुआ। सोंग चियोल ने अपनी छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस ली, जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। तभी जिनवू की नजर सोंग चियोल के लेफ्ट आर्म पर पड़ी। स्लीव खाली लटक रही थी। सोंग चियोल हल्की सी हंसी हंसे और अपने लेफ्ट शोल्डर को सहलाया। इसकी चिंता मत करो, रेड में हंटर का इंजर्ड होना नॉर्मल बात है। सच कहूं तो इतने सालों तक बिना किसी एक्सीडेंट के बचना ही किस्मत की बात थी। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो, लेकिन आसपास चल रहे लोगों की नजरें कुछ और कह रही थी। अरे, उनका हाथ, कितनी दुख की बात है। मॉन्स्टर ने किया होगा। शॉपिंग करती आंटियां और स्टूडेंट्स चुप चुप के बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो बिना शर्म के घूर भी रहे थे। जिनवू ने तुरंत कहा, हम कहीं और चलते हैं। यहां बहुत ज्यादा लोग थे और सोंग चियोल भी उन नजरों से अनकंफर्टेबल हो रहे थे। उन्होंने तुरंत सर हिला दिया। ये अच्छा रहेगा। दोनों शांत जगह की तलाश में चल पड़े। चलते वक्त सोंग चियोल को कुछ अजीब महसूस हुआ। सेउंग जिनवू के कदमों की आवाज। जिनवू बिल्कुल उनके पास चल रहा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। ये कैसे? उन्हें ऐसा लगा जैसे अगर यहीं लड़ाई हो जाए तो वो जिनवू के जिस्म का एक बाल भी छू नहीं पाएंगे, जबकि वो सी रैंक हंटर थे और जिनवू ई रैंक। मैं क्या सोच रहा हूं? सोंग चियोल ने अपना सर झटक दिया। अभी कुछ और ज्यादा जरूरी था, एक बात जो वो काफी देर से कहना चाहते थे। शांत और थोड़ी अलग जगह पर पहुंचकर सोंग चियोल रुक गए। जिनवू भी रुक गया। अचानक सोंग चियोल ने जिनवू की तरफ देखा और बिना वार्निंग दिए 90 डिग्री झुक गए। सेउंग जिनवू,
धन्यवाद। जिनवू एक पल के लिए जम सा गया। अपने बाप की उम्र के आदमी को इस तरह झुकते देखकर उसका दिल भारी हो गया। जिनवू ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सोंग जियोल ने बात जारी रखी। अगर 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, तो उस दिन 6 लोगों की जान बचाने का क्रेडिट भी तुम्हें जाता है। उस इंसिडेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए वहां मौजूद सारे हंटर्स की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी आवाज में कोई झूठ नहीं था। जिनवू को उनकी सिंसियरिटी महसूस हो रही थी। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, लेकिन बुरी नहीं लग रही थी। प्राउड, शायद यही शब्द था। फिर भी वो किसी बुजुर्ग को झुकने नहीं देने वाला था। अजी सी, बस कीजिए, प्लीज सीधे खड़े हो जाइए। जिनवू अभी उन्हें उठने के लिए कह रहे थे कि सोंग जियोल का फोन बज उठा। 1 मिनट। उन्होंने फोन उठाया। हेलो। कॉल सुनते सुनते उनका चेहरा सख्त होता चला गया। समझ गया, मैं जल्दी पहुंचता हूं। कॉल खत्म करने के बाद उन्होंने जिनवू से कहा, लगता है मुझे अब निकलना पड़ेगा। जिनवू ने पूछा, एसोसिएशन से कॉल था, है ना? तुमने सब सुन लिया? जिनवू के परसेप्शन स्टार्ट के काफी बढ़ जाने की वजह से वो कॉल की बात सुन चुका था। वो कॉल गेट क्लियर करने के लिए कोऑपरेशन का था। मोबिलाइजेशन ऑर्डर, वही जिसका जिनवू इंतजार कर रहा था। मैं भी चलूंगा। सोंग जियोल ने उसे देखा। उनकी आंखों में डाउट साफ दिख रहा था। जूही की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। वो बार बार जिनवू के चेहरे और उसकी टांग की तरफ देख रही थी। रिएक्शन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता था, लेकिन ओवरऑल उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल वही था जो सोंग जियोल का था। ओह, वो जिनवू जवाब देने ही वाला था कि अरे वाह, कितना स्टीमी सीन है, बहुत ही स्टीमी। जिनवू और जूही दोनों की नज़र एक साथ उस आवाज़ की तरफ चली गई। दूर से एक अजनबी आदमी जोर जोर से सीटी मार रहा था। सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात यह थी कि उसने नीले रंग का प्रिजन ओवरऑल पहना हुआ था। क्या यहां कहीं फिल्म शूट हो रही है क्या? जिनवू थोड़ा कंफ्यूज होकर सोच ही रहा था कि मिनी वैन के फ्रंट सीट से एक आदमी बिजनेस सूट में पहने हुए उतर आया। उसने प्रिजन ओवरऑल वाले को शांत और नाप तोलकर दी हुई आवाज में वॉर्न किया, अपना मुंह बंद रखो। प्रिजन ओवरऑल वाला आदमी दूर कहीं घूरने लगा, जैसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन जैसे ही बिजनेस सूट वाला वैन के अंदर वापस देखा, उसने जूही की तरफ ऑयली सी विंक मारी। ये देखते ही जिनवू का चेहरा बिगड़ गया। उसी वक्त वैन से 2 और लोग उतर आए। दोनों आदमी थे। और एक और बात जो तुरंत ध्यान में आई, तीनों ने प्रिजन ओवरऑल्स पहने हुए थे और तीनों के हाथ में हैंडकफ्स लगे हुए थे। बिजनेस सूट वाला उन तीनों को लेकर एसोसिएशन के एम्प्लॉय के पास गया। एम्प्लॉय ने उन्हें खुशदिली से वेलकम किया। आप लोग आखिरकार आ ही गए। देर हो गई उसके लिए माफी चाहते हैं, रास्ते में ट्रैफिक था। बिजनेस सूट वाले ने एसोसिएशन के एम्प्लॉय के सामने रखे डॉक्यूमेंट्स पर एक एक करके साइन कर दिए। इसी बीच एम्प्लॉय ने हंटर्स को पास बुलाया। हंटर्स, ये लोग वो रिप्लेसमेंट कॉन्विक्ट्स हैं जो आज की रेड में आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनते ही हंटर्स के चेहरे सख्त हो गए। सबसे पहले किम सैंगशिक आगे बढ़ा। क्या? रिप्लेसमेंट कॉन्विक्ट्स? आप कह रही हैं कि हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएं? जिन हंटर्स ने क्राइम किया होता था, उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो जेल में अपनी सजा पूरी करो या फिर एसोसिएशन के साथ कोऑपरेट करके अपनी सेंटेंस कम करवाओ। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते थे। ऐसे हंटर्स को रिप्लेसमेंट कॉन्विक्ट्स कहा जाता था। एसोसिएशन की एम्प्लॉय बार बार झुककर माफी मांगने लगी। मुझे सच में माफ कीजिए, इस डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हंटर्स की संख्या काफी कम हो गई है, इसलिए एसोसिएशन के पास ये कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनके साथ मॉनिटरिंग डिवीजन का एक हंटर भी होगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किम सैंगशिक ने अभी भी शक भरी नजर से पूछा, मॉनिटरिंग डिवीजन का हंटर? उसकी आवाज में भरोसा बिल्कुल नहीं था। इस बात का मतलब ये था, आज की रेड बिल्कुल आसान नहीं होने वाली थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं